हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस का कहां यूज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस में दो टॉपिक कवर कराया था। पहला टॉपिक था डायमेंशंस एंड सेकेंड टॉपिक था डायमेंशनल फार्मूला। तो जो डायमेंशंस है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं या डायमेंशनल फार्मूला होता है, उसी का जो यूज होता है उसी को कहा गया है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब यहाँ पर हमको जो डायमेंशंस है और डायमेंशनल फार्मूला है उसी का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के 4 एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें जो पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस पता है या डायमेंशनल फार्मूला मालूम है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल बैलेंस। किसी भी इक्वेशन की हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, मतलब कि उसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यदि इस इक्वेशन की हमको करेक्टनेस चेक करना है तो डायमेंशनल बैलेंसिंग का यूज करके हम इस इक्वेशन की करेक्टनेस या वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे एप्लीकेशन मैं सेपरेटली आपको बताऊंगा। अभी केवल मैं ऊपर से आपको समझा रहा हूँ, फिर सेपरेटली हम सारे एप्लीकेशन को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेकंड एप्लीकेशन का, थर्ड एप्लीकेशन का एंड फोर्थ एप्लीकेशन का। फोर्थ एप्लीकेशन से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट सेकंड एप्लीकेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए या हमारे 11th क्लास के एग्जाम की बात किया जाए, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको हर एक एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो सेकेंड एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड एप्लीकेशन में करना क्या है। अभी हमको यही देखना है कि ये जो एप्लीकेशन है इसमें हमको एक्चुअली में है क्या, ये करना क्या है। तो कोई भी यदि इक्वेशन हमको दी हुई है तो उस इक्वेशन की वैलिडिटी या करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड एप्लीकेशन जो है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशनल बैलेंस। यदि हमारे पास 3-4 फिजिकल क्वांटिटी है और उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम उन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्डों में यदि कहा जाए तो उन फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला बनेगा, मतलब उनके रिलेशन का जो फार्मूला बनेगा, ऐसा फार्मूला जो उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उस फार्मूले को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसी एग्जांपल की बात करें जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन के लिए जिस एग्जांपल का यूज किया था, इसी एग्जांपल की यदि हम बात करें और थर्ड एप्लीकेशन को समझे, तो यहाँ पर आप देखिए जो ए है एक्सीलरेशन है, v यहाँ पर वेलोसिटी है और t यहाँ पर टाइम है। तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। इन तीनों के बीच में यदि हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, मतलब कि ये फार्मूला यदि हमको डिराइव करना है, तो हम थर्ड एप्लीकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। और लास्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि इसी चैप्टर की किसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट 4 टाइप की होती है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसके थ्रू हम एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीटर है, मीटर को हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, या किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करना है तो उसे मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 एप्लीकेशन होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के, जिसे
मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास में सिर्फ दो एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, फर्स्ट एप्लीकेशन एंड सेकेंड एप्लीकेशन। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट एप्लीकेशन, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्लास में निकाल के बताया था, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -1। इस डायमेंशनल फार्मूले को देखकर हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पर मास m के यहाँ पर m की मीनिंग क्या है? मास है। l की मीनिंग लेंथ है और t की मीनिंग टाइम है। मास की m की पावर 0 है, इसका मतलब यहाँ पे मास नहीं है। l की पावर 1 है, मतलब यहाँ पर लेंथ है। तो लेंथ को किस यूनिट में मेजर करते हैं? मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीटर का यूज करते हैं। मीटर एसआई यूनिट है लेंथ को मेजर करने की। टाइम को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेकंड का, और सेकंड टाइम की पावर -1 है, टी की पावर -1 है, तो सेकंड की पावर भी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, मीटर डिवाइड बाय सेकंड। ओके, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका डायमेंशन फार्मूला मैंने आपको निकाल के बताया था, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। इस डायमेंशनल फार्मूले को देखकर आप बता सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है। m की पावर 0 है, मतलब यहाँ मास नहीं है, तो मास को हमको नहीं लिखना है। l की पावर 1 है, और लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं, तो मीटर की पावर 1। और टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं, और टाइम की पावर यहाँ -2 है, तो यहाँ पर भी -2। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो यदि हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है तो हम उसका यूज करके उसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड एप्लीकेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बताया था। इससे सेकंड एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो मैं आपको आज एक दो एग्जांपल दूंगा, उसके थ्रू सेकंड एप्लीकेशन समझाऊंगा, और फिर उसके बाद उस पर बेसिस, सेकंड एप्लीकेशन पर बेसिस कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। ओके, सेकंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नंबर सेकेंड, टू check the validity or correctness of any equation by using dimensional balance। डायमेंशनल बैलेंस का यूज करके हम किसी भी गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो इससे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। उससे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यहाँ पर यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, या दूसरा एग्जांपल x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड, तो इस कंडीशन पे, यहाँ पर कंडीशन आपको दिख रही है कि जो टर्म है यहाँ पे 3 टर्म है, x
y एंड z, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टर्म्स है और राइट हैंड साइड पे 1 टर्म्स है। तो इनका जो डायमेंशन होगा, हर टर्म्स का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, किस कंडीशन में? जब हम उसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उस कंडीशन में डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ z। मतलब 3 टर्म्स है तो तीनों टर्म्स का जो डायमेंशंस होगा या डायमेंशनल फार्मूला होगा वो तीनों इक्वल होंगे। यहाँ पर भी डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ z। तो ये इसी प्रिंसिपल को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि हम इसे लिखें, इसे यदि हम वर्डों में लिखे तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, द डायमेंशंस ऑफ all the terms present in both side of any equation is always equal। That means किसी भी इक्वेशंस के दोनों साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में प्रेजेंट जो टर्म्स है उनके जो डायमेंशंस रहेंगे या डायमेंशंस फार्मूले जो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा गया है। यदि हम दूसरा एग्जांपल देखें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में आप देखिए x इज इक्वल टू यदि z है, यदि कोई हमारे पास 2 टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में x है और राइट हैंड साइड में z है, दोनों इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन है एक प्रकार की। तो इस इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ z। मतलब दोनों के डायमेंशंस हमेशा इक्वल रहेंगे। यदि दोनों के डायमेंशंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो इक्वेशन इनकरेक्ट है, वो करेक्ट नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एनी इक्वेशन, मतलब किसी भी इक्वेशन की हमको करेक्टनेस चेक करना है तो हम वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के जो टर्म है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि दोनों के डायमेंशंस सही है या नहीं है, मतलब दोनों के डायमेंशंस इक्वल है या नहीं, सेम है या नहीं, ये हमको चेक करना है। यदि सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन करेक्ट है, और यदि सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इक्वेशन रॉन्ग है। चेक करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल था और ये थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 मान लेते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है x इज इक्वल टू y अपॉन z। तो यदि हम इस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करें तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे, द डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y अपॉन z। मतलब कि यहाँ पर y एंड z दोनों के डायमेंशंस को डिवाइड करने के बाद जो डायमेंशंस बचेगा वो डायमेंशंस x के डायमेंशंस के इक्वल होना चाहिए, तभी जो इक्वेशन है वो करेक्ट रहेगी। आ रहा है समझ में? मतलब यहाँ पे यदि डिवाइड बाय में है तब हम इसको y और z को अलग टर्म नहीं मानेंगे, मतलब हम इस टाइप से इसको चेक नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर देखिए आप x प्लस वाई इज इक्वल टू z है। तो यहाँ पर हमने क्या किए? डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ z। ये होना चाहिए यदि करेक्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे तीनों टर्म का अलग अलग डायमेंशंस देखा गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं देखा गया। यहाँ पर क्या किया गया? डायमेंशंस ऑफ x अलग देखा गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड में दोनों डिवाइड बाय में है, तो दोनों के डायमेंशंस को डिवाइड करने के बाद जो डायमेंशंस बचेगा उसका कंपेयर करेंगे डायमेंशंस ऑफ x के साथ। यदि दोनों इक्वल है तब हम ये कहेंगे कि इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई इक्वेशन x इज इक्वल टू y इंटू जेड है, इस कंडीशन में भी यहाँ पर 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, x है, y है, z है, पर हम यदि इसकी करेक्टनेस चेक करें इस इक्वेशन की तो हम किस तरीके से करेंगे? डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ y एंड z। इन दोनों के डायमेंशंस और x के डायमेंशंस इक्वल होना चाहिए, तब ये इक्वेशन करेक्ट रहेगी। यहाँ पर भी हम अलग अलग x, y एंड z के डायमेंशंस अलग अलग
नहीं देखेंगे, मतलब अलग अलग हम कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है इसका यूज करके हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा। द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ एनी, यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन होना चाहिए, ऑफ एनी करेक्ट इक्वेशन, यदि करेक्ट इक्वेशन है तो एनी करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इक्वल, मतलब किसी भी करेक्ट इक्वेशन के जो डायमेंशंस रहेंगे, जितने भी टर्म्स है उसके जो डायमेंशंस रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तभी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, करेक्ट कहलाएगी। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन के डायमेंशंस को आपस में कंपेयर करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का वहां पर यूज करके हम डायमेंशनल बैलेंसिंग करेंगे और ये देखेंगे कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, वो इक्वेशन वैलिड है या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर मतलब जब एडिशन रहेगा, जब हम ऐड करेंगे तब हम सारे टर्म्स के अलग अलग डायमेंशंस निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय में होगा तब हम ऐसा नहीं करेंगे, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यदि आपको दोनों एग्जाम्पल में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या समझ में ना आया हो आपको, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करके बताऊंगा कि वो इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, फर्स्ट इक्वेशन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू है 2 पाई एल अपॉन जी। ठीक है, यहाँ पर टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू है 2 पाई एल अपॉन जी। ठीक, और यदि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, हम दूसरी इक्वेशन ले इसकी, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है हमको चेक करना है। ठीक, तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हमको पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि टी क्या है, एल क्या है, जी क्या है, सारी चीजें दी रहेगी। 2 पाई क्या है, तो यहाँ पर जो टी है ये टाइम है, टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। पाई, 2 पाई जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है या 3.14 होती है, तो एक नंबर है एक प्रकार का ही। तो जो कांस्टेंट टर्म है, प्योर नंबर जो होते हैं वो नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी होती है या डायमेंशनल लेस होते हैं, इसका कोई डायमेंशनल नहीं होता। ठीक है, एल अपॉन जी, तो एल यहाँ पर क्या है, एल है यहाँ पर लेंथ एंड जी यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन का की करेक्टनेस हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखते हैं कि पहली इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी। तो सारे जो टर्म यूज किए गए, जैसे यहाँ पे एल है, सॉरी टी है, टी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप लिखते चलिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं, हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यहाँ पर आप देखिए जो 2 पाई है ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को जब हम हटाएंगे, मतलब कांस्टेंट टर्म की क्या कहना चाहिए, कांस्टेंट टर्म का जो डायमेंशन होता है वो नहीं होता, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन यूज नहीं करेंगे, केवल किसके बीच में कंपेयर करेंगे, टाइम, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन्हें कंपेयर करेंगे। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1, ये मैंने आपको बताया था। t की पावर 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं,
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 2 पाई क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम इसे इसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। अब एल की बात करते हैं, तो एल इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे जी का डायमेंशन फार्मूला। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला मतलब जो जी है ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दोनों डिवाइड बाय में है, इसलिए हमने ये जो टर्म है दोनों डिवाइड होंगे। ठीक है, दोनों डिवाइड होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू की से इक्वल है या नहीं, दोनों इक्वल है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों सेम क्वांटिटी, m0 दोनों कैंसिल, लेंथ से लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो टी की पावर देखिए एम की पावर एम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, लेंथ भी कैंसिल, लेंथ भी कैंसिल, लेकिन यहाँ पे टी की पावर 0 है, एंड जब ये इस टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 हो जाएगी। अभी माइनस में पावर थी, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम की पावर 0, क्योंकि एम नहीं है इसलिए एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, आ रहा है समझ में, टी की पावर 0 है, टी की पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी तो कोई मीनिंग है नहीं, टी की पावर 2 है तो यहाँ पे टी की पावर 2 लगा दी। अब यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म था और जो राइट हैंड साइड जो टर्म है, इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है या नहीं, मतलब या इनका डायमेंशन सेम है क्या नहीं। देखिए यहाँ पे डायमेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे 0, 0, 1 है, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आप देखिए जो डायमेंशन है 0, 0, 2 है, तो दोनों के डायमेंशन क्या है, इक्वल नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेशन क्या है, नॉट करेक्ट है। मतलब बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, इसके आगे की स्टेप में यहां लिख रहा हूं, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन आर नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। ठीक है, इक्वेशन क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई नहीं हो रहा है। दोनों टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है, दोनों इक्वल नहीं है। परेशान हो गया यार मैं इन सब चीजों, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। इक्वेशन नंबर सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए टाइम है, टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 1। राइट हैंड साइड में देखिए 2 पाई है, कांस्टेंट टर्म है, तो 2 पाई का हमको डायमेंशंस नहीं लिखना है। अंडर रूट लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर 0। यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1 एंड टी की पावर -2। ठीक है, आ रहा है समझ में, सबका हमने डायमेंशन फार्मूला लिख दिए। 2 पाई का क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 2 पाई क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है।
अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो जैसा का वैसा है। राइट हैंड साइड वाले को हम सॉल्व करते जाएंगे और ये देखेंगे कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। अंडर रूट को यहाँ पे यदि हमने हटाया तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, या इसे अंडर रूट ही रहने दीजिए, ये अंडर रूट है। एम की पावर 0 और एम की पावर 0 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एल की पावर 1, एल की पावर 1 ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हमारे पास क्या बचेगा, टी की पावर 0 डिवाइड बाय टी की पावर -2, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। इज इक्वल टू टी की पावर 2, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, टी की पावर 2 आएगा। टी की पावर 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा टी की पावर 2, एंड जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट की जगह हम क्या लिखते हैं, 1/2। मतलब अंडर रूट की मीनिंग क्या होती है, यदि किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे कोई नंबर है, इस नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो इसकी मीनिंग क्या है, x की पावर 1/2। तब अंडर रूट की जगह हम क्या लिखते हैं, 1/2 पावर में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अंडर रूट को हटा के 1/2, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसे मैं मिटा रफ कर रहा हूँ, इसके आगे की स्टेप करेंगे, आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि अंडर रूट की मीनिंग क्या होती है, 1/2 पावर में 1/2 लिखते हैं। इजिकल टू हो जाएगा टी की पावर, यहाँ पे पावर 2 है और ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1/2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की पावर 1। ठीक है, यदि हम इसको डायमेंशनल फार्मूला लिखे तो इस तरीके से लिखेंगे, एफ की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 1। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद हमको ये क्या मिला लास्ट में, एल की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये राइट हैंड साइड हमको मिला। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए आप, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला है, एंड राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम की पावर 0, एल की पावर 0 एंड टी की पावर 1। दोनों जो डायमेंशनल फार्मूले इक्वल है तो इसके डायमेंशंस भी इक्वल रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एम की पावर 0 है, 0, 0, 1 और यहाँ पर क्या है, 0, 0, 1। तो दोनों डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है और डायमेंशंस भी इक्वल है, इसलिए क्या हम क्या बोलेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, this equation is correct, equation is correct। आ रहा है समझ में, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में जिन्हें आपको करना रहेगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास एक इक्वेशन है, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपने लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे, मतलब 9th क्लास में शायद आपने पढ़े होंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, सॉरी AT का स्क्वायर, एंड ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होती है
v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस 2at। तो इन्हीं तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन मैंने लिया s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2at का स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमको ये देखना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे इसमें जो टर्म थे एक दूसरे के डिवाइड बाय में थे, यहाँ पर जो टर्म है एक दूसरे के मल्टीप्लाई में और दोनों क्या है एडिशन में है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे जब हम उसकी जब हम वैलिडिटी चेक करते हैं तो थोड़े से जो नियम होते हैं, जो चेक करने का जो कंसेप्ट होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसी को मुझे आपको समझाना है, इसलिए वाली इक्वेशन मैंने आप लिया है। इस इक्वेशन में यहां पर s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर t की जगह s रहेगा, मिस्टेक हो गई थी, इस मिस्टेक को सुधार लीजिएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। ये सारी चीजें आपको दी रहेगी कि यहाँ पर s क्या है, u क्या है, a क्या है, और नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए t क्या है, टाइम। यहाँ पर यदि इस इक्वेशन को हमें इस इक्वेशन की करेक्टनेस यदि हमको चेक करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m की पावर 0, l की पावर 1, एंड t की पावर 0। ये आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है मैंने आपको पहले बता चुका है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यदि एक प्रकार की वेलोसिटी तो वेलोसिटी का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 1। एक्सेलरेशन का m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -2। टाइम का m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। ठीक है, अब सभी जो भी डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पर मैंने लिखा है उन्हें यहाँ पर पुट करना है। यदि हम इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करेंगे तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए डिस्प्लेसमेंट है तो S की जगह यहाँ पर हो जाएगा S डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 0 इज इक्वल टू RHS। RHS में यहाँ पर u एंड t की जगह u का डायमेंशनल फार्मूला और t का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। u का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर 1। ठीक है, ये हमने u की जगह लिख दी। t का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। आ रहा है समझ में। इज इक्वल टू यहाँ पे 3 टर्म है, s है, ut है एंड 1/2at का। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले को सॉल्व करने के लिए हम तीनों टर्म को इक्वल दिखाएंगे। 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डायमेंशन हमको नहीं लिखना है। इज इक्वल टू a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m की पावर 0, t की पावर m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -2 एंड t का डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब इसे हमको सॉल्व करना है। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए m की पावर 0 है, दोनों साइड तो m की पावर 0 ही रहेगा। l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 0 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो l की पावर क्या हो जाएगा 1। t की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी t की पावर यहाँ पर -1 है, t की पावर ध्यान रखिएगा, u यहाँ पर -1 रहेगी। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी में -1 नहीं लिखा है, यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा।
तो -1 एंड 1 दोनों पावर 8 हो जाएगी और पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखिए m की पावर 0 है, यहाँ पे भी m की पावर 0 है, तो m की पावर 0 ही आएगी। यहाँ पर l की पावर 1, यहाँ पे l की पावर 0, तो l की पावर 1 ही आएगी। यहाँ पे t की पावर -2, यहाँ पे t की पावर 1, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, -2 80 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर t का स्क्वायर है। यहाँ पर हमने जब t का डायमेंशनल फार्मूला लिखे थे तो यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए, तो यहाँ पर t का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो पावर हो जाएगी, स्क्वायर लगाने के बाद m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -2, इसको हमको एज इट इज लिखना है। m की पावर, अब यहाँ पे हम पावर लगाएंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे सभी की पावर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 के साथ करेंगे तब भी 0, एंड 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों तो हमने देख लिए, दोनों देखिए, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला इतना ही आना चाहिए। m की पावर 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0, तो m की पावर 0, l की पावर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, इसलिए l की पावर 1, एंड t की पावर यहाँ -2 है, यहाँ 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। -2 एंड +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टर्म था, तो उसके बाद जो सेकेंड टर्म है और जो थर्ड टर्म है, तीनों क्या है, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया है, तीनों के डायमेंशन इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन करेक्ट है, मतलब हम ये बोल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, आगे यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया है राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था s और राइट हैंड साइड में 2 टर्म थे, तीनों आपस में इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे आगे मैं लिख दे रहा हूं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन इज करेक्ट। इक्वेशन कैसी है, सही है। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन के की करेक्टनेस या वैलिडिटी को हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनकी आपको करेक्टनेस चेक करना है, और आज इसके बाद वाली क्लास में जो 2 एप्लीकेशन बचे हुए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन है, 4 इक्वेशन है, यहाँ पर इनकी करेक्टनेस आपको चेक करना है। जो मैंने इसके पहले आपको मेथड बताया किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने की, उसी का यूज करके आपको इन 4 इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करना है। यहाँ पर पहली इक्वेशन है v = u + at। v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, आपको पता होना चाहिए, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ v = क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u = इनिशियल वेलोसिटी है। इसके पहले मैंने आपको बताया था u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, t यहाँ पर टाइम है। तो सारे टर्म मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे टर्म को लिखूंगा जो मैंने आपको नहीं बताया है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, a यहाँ पर एक्सीलरेशन है, t यहाँ पर टाइम है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम, v यहाँ पर वेलोसिटी है, v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों ही वेलोसिटी है। ठीक है, 2 तो कांस्टेंट है, a यहाँ पर एक्सीलरेशन है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड इक्वेशन देखिए, v = √p/d। v यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, v = वेलोसिटी ऑफ साउंड, p यहाँ पर प्रेशर, d यहाँ पर डेंसिटी है। ओके, फोर्थ इक्वेशन s = 1/2 gt का स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट जो आपको पहले से पता होना चाहिए, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, 1/2 कांस्टेंट टर्म g
जी यहाँ पर है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ये एक प्रकार का एक्सिलरेशन ही है, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेंगे और आपको ये चारों क्वेश्चन करना है। यदि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है या कोई भी दिक्कत जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम्स जा रही है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या चीज समझ में आ रही है और क्या समझ में नहीं आ रही है। और यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम जाएगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में इन इक्वेशंस को कैसे चेक करना है आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके।